हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मन्नत ने अर्जुन की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो उसके करीब आई और उसके चेहरे को देखने लगी। बड़े ही प्यार से उसने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, जानती हूँ अब आप किसी और से शादी कर चुके हैं। आपके लिए व्रत रखने का हक सिर्फ अलीशा को है, जो आपकी बीवी है और जिसे आप भी अपनी बीवी मानते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद को नहीं रोक पाई। मैं आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, ये जानते हुए भी कि आपने मुझसे बेवफाई की। मेरी मोहब्बत कम होती ही नहीं। अगर नहीं थी मुझसे मोहब्बत तो साफ कह देते। क्यों किए इतने वादे? क्यों अपनी बातों से, अपनी हरकतों से मेरे दिल में अपने लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर दी कि मैं खुद भी ख़त्म हो जाऊं तो ये मोहब्बत ख़त्म नहीं हो सकती। आज भी मेरा दिल, मेरा मन, मेरा तन सब कुछ आपका है। मेरी सांसें भी आपसे चलती हैं। तभी तो जब आपसे अलग हुई तो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी थी मैंने। लेकिन शायद ज़िंदगी मुझसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए एक बार फिर से ना चाहते हुए भी मुझे जीना पड़ा। हमारे बच्चों के लिए अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होते तो कब की इस दुनिया से जा चुकी होती। लेकिन जब पता चला कि हम दोनों का वो प्यार, जो शायद सिर्फ मेरी तरफ से था, इस दुनिया में एक इंसान का रूप लेकर आने वाला है, तो मैं तो दोबारा मर भी नहीं पाई। जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी, लेकिन अब शायद एक बार फिर से ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। आपको सिर्फ आपके बच्चे चाहिए ना? ठीक है, मैं दे दूँगी आपको वो जो आपको चाहिए। लेकिन उसके बाद ये मन्नत एक सांस भी नहीं ले पाएगी। मन्नत और मन्नत की मोहब्बत दोनों एक साथ इस दुनिया से चली जाएंगी। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे और वो आंसू अर्जुन के गाल को भिगो रहे थे। मन्नत ने जल्दी से उन आंसुओं को साफ किया और झुककर अर्जुन के गाल पर अपने होंठ रख दिए। अर्जुन की आंखें अभी भी बंद थी। मन्नत वापस सीधी हुई और अर्जुन के बिल्कुल करीब होकर लेटते हुए बोली, जितना वक्त मैं आपके पास हूँ, कम से कम उतना वक्त तो मुझे आपको महसूस कर लेने दीजिए। उसके बाद तो सब खत्म हो ही जाएगा। बोलते हुए एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो गई थी। वो अर्जुन के सीने से लग गई और उसके आंसू अब अर्जुन के सीने को भिगो रहे थे। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से खुद को रोका हुआ था। सिर्फ वही जानता है कि इस वक्त उसे क्या महसूस हो रहा था। ये जानना कि मन्नत ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उसकी सांसें फूल रही थी। वो मन्नत को अपनी बाहों में समेटना चाहता था, लेकिन नहीं समेट पा रहा था। वो बताना चाहता था मन्नत को कि वो बेवफा नहीं है। कभी मन्नत के अलावा उसके दिल ने किसी और के लिए धड़कना सीखा ही नहीं। अगर मन्नत की सांसों में अर्जुन है तो अर्जुन की सांसों में भी सिर्फ और सिर्फ मन्नत है। वो अपनी मन्नत को बहुत सारा प्यार देना चाहता था, लेकिन अभी उसे बहुत कुछ ठीक करना था। यूं ही अर्जुन के सीने से लगे हुए मन्नत कुछ ही देर में वापस सो गई। जब उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो गईं तो अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और उसे थोड़ा सा खुद से अलग करते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। आंसुओं के निशान उसके गालों पर छप चुके थे। उसके चेहरे पर झुककर उसने बड़े ही प्यार से उसके चेहरे को चूमा और एक बार फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन अपनी आंखें बंद नहीं की। इस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। सुबह के 5 बजे राठौर मैंशन। तारा को अपने हाथों से तैयार कर निर्भय नीचे हॉल में लेकर आया, जहाँ पर आरती जी उसका ही इंतज़ार कर रही थी। आरती जी तारा को सरगी खिलाने वाली थी। तारा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रही थी।
उसका पहला करवा चौथ का व्रत था। लाल रंग के पजामा सूट में शादी वाला चूड़ा पहने वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। खुले बाल, जिनमें से आती हुई खुशबू निर्भय के मन को लूट रही थी। निर्भय और तारा दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे और आरती जी ने तारा के सामने सरगी की थाल रखी। उसमें आरती जी ने शगुन के तौर पर एक बेहद खूबसूरत लहंगा और एक ज्वेलरी सेट और बाकी सब सामान था। तारा के सामने खाने की ट्रे रखी हुई थी जिसमें खीर, हलवा पूरी, कई तरह की फ्रूट सैलेड और बाकी सब चीज़ें शामिल थी। तारा इतना सारा खाना देखकर ही हैरान थी। वो झट से निर्भय को बोली, पर मैं इतना सारा नहीं खाऊंगी। निर्भय ने उसे घूरा और बोला, अगर नहीं खाओगी तो मैं व्रत भी नहीं रखने दूंगा। अभी गोद में उठाकर वापस ले जाऊंगा। तारा ने मुंह बनाया और धीमे से बोली, अच्छा ठीक है, जितना खाया जाएगा उतना खा लेती हूँ। निर्भय उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, खा लेती हूँ नहीं, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। आरती जी उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उनके मन में जितना भी गिल्ट था अब धीरे धीरे निकल रहा था। तारा ने इतनी आसानी से उन्हें माफ़ कर दिया, यही उनके लिए बहुत था। अब बस वो तारा और निर्भय दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहती थी। मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। निर्भय ने तारा को खिलाना शुरू किया और साथ साथ खुद भी खाने लगा। तारा निर्भय को घूरते हुए बोली, ये मेरी सरगी है, आप क्यों खा रहे हैं? निर्भय हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्योंकि व्रत तो मुझे भी रखना है, इसलिए मुझे भी तो थोड़ी एनर्जी चाहिए ना। तारा की आंखें बड़ी हो गई। वो झट से बोली, पर आप व्रत क्यों रखेंगे? निर्भय शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, अब लंबी उम्र का मैं अकेला क्या करूँगा? रोमांस के लिए तुम भी तो चाहिए हो ना। बोलकर उसने अपनी आई विंक कर तारा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसके अच्छे से खिलाकर और खुद भी थोड़ा बहुत खाकर निर्भय उसे अपनी गोद में उठाकर वापस रूम में ले आया। तारा बच्चों की तरह उसकी गोद में सिमट जाती थी और यही उनके रिश्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ थी। जहाँ तारा ब्रेव थी वहीं उसके अंदर बचपना भी था और निर्भय मैच्योर लेकिन तारा के लिए बच्चा भी बन जाता था। फार्म हाउस में तक्षक बालकनी में ही सो चुका था। सुबह के तकरीबन 8 बजे उसकी आंख खुली। वो झूले पर सोया था, इसलिए करवट लेते वक्त उसकी आंख खुल गई थी। आंखें खुलते ही उसने सामने गार्डन की तरफ देखा जहां पर आरजू अभी भी सोई हुई थी। तक्षक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने हाथों में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज चुके थे और जिस तरह से आरजू सोई थी साफ पता चल रहा था कि वो कल रात से सोई हुई एक बार भी नहीं उठी है। तक्षक जानता था कि उसके मना करने के बावजूद भी आरजू व्रत जरूर रखेगी और अगर वो बिना सरगी खाए ही व्रत रखेगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब उसके पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय आरजू को ये व्रत रखने से रोकने के अलावा। वो जल्दी से कुछ सोचने लगा और तभी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठा और वॉशरूम में फ्रेश होकर बाहर हॉल एरिया में आया। उसने एक सर्वेंट को देखा और उसे कॉफ़ी बनाने को कहा। जैसे ही सर्वेंट ने कॉफ़ी रेडी की तक्षक ने उसे वो कॉफ़ी बाहर गार्डन एरिया में लेकर जाने को कहा ताकि उठते ही आरजू कॉफ़ी पी ले और उसके बाद वो व्रत रख ही ना पाए। सर्वेंट के बाहर गार्डन एरिया में जाने के बाद तक्षक खुद अपने रूम में आ गया और विंडो में से बाहर गार्डन की तरफ देखने लगा। उस सर्वेंट ने आरजू को उठाने की कोशिश की लेकिन 2-4 बार आवाज़ लगाने के बाद भी आरजू नहीं उठी, जबकि आरजू को उठना तो बहुत ज़्यादा आसान होता था। एक ही आवाज़ पर आरजू उठ जाया करती थी। तक्षक को कुछ अजीब सा लगने लगा। वो रूम से बाहर निकला और जल्दी से गार्डन एरिया की तरफ आया। उसने सर्वेंट की तरफ देखा तो सर्वेंट ने अपना चेहरा ना में हिला दिया। तक्षक आरजू के पास आया और उसे आवाज़ लगाई लेकिन उसकी आवाज़ के बावजूद भी आरजू नहीं उठी। अब तक्षक को बेचैनी होने लगी।
उसने जैसे ही आरजू को उठाने के लिए उसके चेहरे को छुआ, उसका तपता हुआ बदन छूते ही तक्षक ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आरजू का पूरा बदन बहुत ज़्यादा तप रहा था। तक्षक ने बिना एक पल की देरी किए उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आया। जल्दी से उसने डॉक्टर को कॉल किया और खुद भी आरजू को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरजू बेहोश थी। चेहरे पर पानी के छींटे डालने के बावजूद भी आरजू होश में नहीं आई। कुछ ही देर में डॉक्टर आए तो उन्होंने आरजू का चेकअप किया। आरजू को 104 फीवर था। डॉक्टर ने उसे कुछ इंजेक्शन दिए और कुछ दवाइयाँ भी दी जो होश में आने के बाद लेनी थी, और अभी आरजू को होश में आने के लिए 1 घंटा तो लगने वाला था। तक्षक को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और ये जानते हुए भी कि आरजू को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, उसने उसे सिर्फ ब्लैंकेट ओढ़ा दिया, जबकि उसे आरजू को लेकर अंदर आ जाना चाहिए था। डॉक्टर वहाँ से चले गए तो तक्षक बेड पर आकर आरजू के पास बैठ गया। उसकी नज़रें आरजू के चेहरे पर टिकी थी, जिसकी आंखें बंद थी। वो उसे देखते हुए बोला, क्यों कर रही हो ऐसा? खुद को भी तकलीफ दे रही हो और मुझे भी। मैं नहीं हो सकता पहले जैसा। नहीं हो सकता हमारा रिश्ता वैसे जैसे पहले था। मोहब्बत आज भी तुमसे बेइंतहा है, लेकिन अब वो मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती। हम दोनों में मोहब्बत शायद हुई ही अधूरी रहने के लिए थी। तक्षक और आरजू अब एक नहीं हो सकते। मैं नहीं भूल सकता वो जो तुमने किया, और एक बार फिर से खुद को तकलीफ देने का हक तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार तुम होश में आ जाओ, उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों ही झलक रहे थे। ठाकुर मैंशन। अलीशा ने सुबह सरगी खा ली थी और अब वो अपने रूम में तैयार हो रही थी। वो अर्जुन के कमरे में उसे चेक करने गई थी, लेकिन अर्जुन को अपने कमरे में न देखकर वो समझ चुकी थी कि अर्जुन मन्नत के ही कमरे में होगा। जिस बात पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था, और अब उसे चाहे कुछ भी हो जाए, मन्नत को अपनी और अर्जुन की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकना था, फिर चाहे कीमत कुछ भी हो। वहीं दूसरी तरफ मन्नत का कमरा। गुड मॉर्निंग बेबीज़। आवाज़ सुनकर मन्नत ने अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र सामने अर्जुन पर गई, जो बेड से लगकर ही खड़ा था और उसके हाथों में एक बहुत बड़ी ट्रे थी। उसे देखते हुए मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में ट्रे देखकर उसका गला सूख रहा था। जब से वो अर्जुन के पास रह रही थी, तब से एक भी दिन अर्जुन उसे बिना कुछ खाए पिए बेड से उठने भी नहीं देता था, और आज मन्नत कुछ खाना तो दूर दवाई भी नहीं ले सकती थी। वो अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। अर्जुन ने बेड पर ही उस ट्रे को रखा जिसमें जूस, कॉफ़ी, दूध, चाय, हर एक चीज़ रखी थी, और साथ ही ड्राई फ्रूट और फ्रूट रखे थे। मन्नत ने घूरते हुए उसे देखा। मन्नत को दूध नहीं पसंद था और अर्जुन हमेशा उसे ज़्यादातर दूध ही पिलाता था, लेकिन आज तो वो कई सारे ऑप्शन लेकर आया था। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, कल रात से मेरे बेबीज़ ने कुछ नहीं खाया है, अब उन्हें भूख लगी होगी, तो बताओ बेबीज़ क्या खाना चाहते हैं? उसका सवाल सुनते हुए मन्नत के दिमाग में कुछ चलने लगा। वो तुरंत से बोली, जो बेबीज़ बोलेंगे आप उन्हें वही खिलाएंगे ना? अर्जुन ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ज़रूर, इसलिए तो इतना सब कुछ लेकर आया हूँ। मन्नत मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं बेबीज़ से पूछ कर बताती हूँ। बोलते हुए उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया। अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो मन्नत को देखते हुए मन ही मन बोला, अच्छा जी, बेबीज़ और उनके पापा दोनों को एक साथ पागल बनाया जा रहा है। मन्नत अपने पेट पर अपना हाथ रखकर एक्टिंग करते हुए बोली, अच्छा अच्छा, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा? ओह, थोड़ी देर बाद खाना है। ओके बेबी, जैसा आप कहो।
बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अर्जुन को उसकी इस क्यूटनेस पर हद से ज़्यादा प्यार आ रहा था। वो भी हैरानी से मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, सच में बच्चे ऐसा कह रहे हैं? क्या उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगी? उनका कुछ भी खाने का मन नहीं है? मन्नत ने भी मासूम सा चेहरा बनाया और अपना सर ना में हिला दिया। अर्जुन भी अपना चेहरा हाँ में हिलाते हुए बोला, ठीक है, अगर बच्चों को कुछ खाने का मन नहीं है तो मैं उनके साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? मन्नत उसकी बात सुनते हुए हैरान हो रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मन्नत ने कुछ खाने पीने से मना कर दिया हो और अर्जुन चुपचाप मान जाए। उसे अर्जुन पर थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं अर्जुन को उसके करवा चौथ के बारे में पता तो नहीं चल गया। पर एक सवाल उसके दिल में भी था। उसे उस सवाल का भी जवाब चाहिए था। उसे देखना था कि क्या अर्जुन ने आलिशा के लिए व्रत रखा है। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बच्चों से बात करते हुए बोली, अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ठीक है बेबी, मैं आपके पापा को बोल देती हूँ। अब अर्जुन की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मन्नत करना क्या चाहती है। वो हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ अब? बेबीज क्या कह रहे हैं? मन्नत ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, बेबी चाहते हैं कि अब उनके हिस्से का उनके पापा खाएं। ज़्यादा नहीं, बस ये जूस का गिलास। बोलते हुए मन्नत के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। अर्जुन कुछ सोचने लगा और जैसे ही उसे सारा माजरा समझ आया, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो भी मुंह बनाते हुए बोला, सॉरी बेबीज, जैसे आपका कुछ खाने का मन नहीं है वैसे पापा का भी कुछ भी खाने का मन नहीं है, लेकिन मैं बाद में पक्का ये जूस फिनिश कर दूंगा। बोलते हुए उसने ट्रे को हटाकर सामने टेबल पर रख दिया। मन्नत का चेहरा उतर गया। अर्जुन को जूस ना पीते हुए देख उसका शक यकीन में बदलने लगा था कि अर्जुन ने अलीशा के लिए व्रत रखा है। अर्जुन की नज़रें मन्नत के चेहरे पर ही बनी हुई थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, आज मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, तो तुम भी आराम से तैयार हो सकती हो। बोलते हुए वो अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। मन्नत अभी भी मायूसी से उसे देख रही थी। उसे पता करना था कि अर्जुन ने आलिशा के लिए व्रत रखा है या नहीं। उसे मिच सी हो रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे पता करे। अर्जुन ने जाकर क्लोसेट खोला। मन्नत उसे तुरंत से रोकते हुए बोली, मैं अपने कपड़े खुद ले लूँगी, अपना काम मैं खुद कर सकती हूँ। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे रहा हूँ? मैं तो अपने कपड़े ले रहा हूँ। बोलते हुए उसने अपने लिए सिंपल शर्ट और लोअर क्लोजेट में से निकाला। आरजू की आंखें बड़ी हो गई। अभी तक अर्जुन पूरी तरह से इस कमरे में शिफ्ट नहीं हुआ था, इसलिए क्लोजेट में उसके लिए कपड़े नहीं थे। वो अपनी जगह से उठी और क्लोजेट की तरफ आई। उसने क्लोजेट में देखा तो अर्जुन का पूरा सामान क्लोजेट में लगा हुआ था। वो हैरान रह गई कि ये सब हुआ कब। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना तुमसे, अपने बच्चों के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तो बस अब से इतनी तकलीफ उठाकर अपने रूम में सिर्फ शावर लेने भी क्यों जाना? अब से हर चीज़ यहीं पर होगी। मन्नत बस उसे देखते ही रह गई। अर्जुन वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन फिर उसके कदम रुक गए और वो मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, वैसे क्या मैं अपने बेबीज़ के साथ शावर ले सकता हूँ? वो क्या है ना, मेरा बहुत मन है। बोलते हुए अर्जुन के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मन्नत ने हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा। अर्जुन फिर से बोला, जरा पूछ कर बताओ ना, उनका मन है क्या अपने पापा के साथ शावर लेने का? मन्नत तुरंत से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जुन वापस मन्नत की तरफ घूमा और बोला, लेकिन उनके पापा का तो है, और अर्जुन ठाकर का किसी चीज़ का मन करे और वो चीज़ पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते हुए वो मन्नत के पास आया।
मन्नत अपना कदम पीछे लेने लगी, क्योंकि अर्जुन की शरारती मुस्कुराहट ही सब कुछ बता रही थी। पर पलक झपकते ही अर्जुन ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। मन्नत उसे रोकते हुए बोली, मुझे नीचे उतारिए, मुझे नहीं लेना कोई शावर आपके साथ। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ शावर लेने में कोई इंटरेस्ट है? मैं तो बस मेरे बच्चों के साथ एंजॉय करने वाला हूँ। बोलते हुए वो मन्नत को शावर के नीचे लेकर खड़ा हो चुका था। मन्नत वहां से जाती उससे पहले ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे हल्का सा घुमाया और उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। मन्नत की सांसें तेज हो गई। अर्जुन ने शावर ऑन किया और उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलझा लिया। मन्नत जो अर्जुन के छूने भर से ही सिहर जाती थी, वो कैसे ही खुद को रोक पाती। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वो अर्जुन को महसूस करने लगी। शावर का पानी दोनों को भिगो रहा था। अर्जुन ने मन्नत के पेट पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें पता है, जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। मैंने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, दिन रात सड़कों पर घूमता रहा, हर एक कोशिश की कि बस एक बार मुझे मेरे बच्चे दिखाई दे दें। और कुछ नहीं चाहिए था मुझे, सिर्फ इतना कि मेरे बच्चे मेरे सामने आ जाएं और मैं उन्हें अपने दिल की बात बता सकूं कि जो वो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उनके पापा सिर्फ उनसे मोहब्बत करते हैं, उसके अलावा और किसी का ख्याल भी उनके दिल और दिमाग में नहीं आ सकता। उसकी बातें सुनते हुए मन्नत की सांसें गहरी हो रही थी। भले ही अर्जुन बच्चों का नाम ले रहा था, लेकिन जो बात वो कह रहा था वो साफ साफ समझ में आ रहा था कि सिर्फ मन्नत के लिए है। मन्नत उसकी बातें सुनते हुए उन पलों को याद करने लगी थी जब उसने अर्जुन को अलीशा के साथ देखा था। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी कस गई। अर्जुन ने अपनी नज़रें उसके साथ की तरफ डाली तो उसकी मुट्ठी को खोलकर उसके दूसरे हाथ की उंगलियों को भी अपनी उंगलियों से उलझा लिया। मन्नत धीमे से बोली, झूठ बोल रहे हैं आप अगर सच में अपने बच्चों से इतना प्यार करते तो कभी किसी और के करीब नहीं जाते। उन्होंने खुद देखा था आपको अलीशा के साथ, और जिस हालत में देखा था उसके बाद कुछ और देखने की हिम्मत ही नहीं थी। अर्जुन तुरंत से बोला, इसलिए जिंदगी खत्म करने का सोच लिया? अर्जुन की बात सुनते ही मन्नत की आंखें बड़ी हो गई। उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी। अर्जुन ने उसे कमर से थामते हुए अपनी तरफ घुमाया। मन्नत ने अपनी नज़रें झुका ली। अर्जुन ने अपना एक हाथ दीवार पर टिकाया और दूसरा हाथ मन्नत की कमर पर रखते हुए बोला, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उसे मोहब्बत पर हम इतना पागल हो जाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अपनी तो लगती ही नहीं। सामने वाला हमें हमारी सांसों से भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। तुम्हारे प्यार पर कभी शक नहीं हुआ मुझे। जानता था कि तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मैं हूँ, लेकिन जो तुमने किया वो गलत था। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी नज़रें अर्जुन की तरफ उठाई और बोली, और जो आपने किया वो, अगर नहीं थी मुझसे मोहब्बत तो साफ साफ कह देते। मैंने कभी आपसे नहीं कहा मुझे अपनाइए। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तो भी मैं आपसे कुछ नहीं कहती। मैंने तो कभी किसी से कोई उम्मीद रखी ही नहीं, लेकिन इस दिल में उम्मीद जगाई भी तो आपने ही थी। आप ही कहते थे ना कि आपको जिस्मों से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ मुझसे मोहब्बत है। तो वो मोहब्बत इतनी फीकी कैसे हो गई कि आपने अपना जिस्म किसी और को सौंप दिया। बोलते हुए मन्नत की सांसें हद से ज़्यादा गहरी हो गई थी। उसकी नज़रें अर्जुन की नज़रों से मिली हुई थी। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा था कि अगर तुम मुझे मिल भी गई ना, तो भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। मैंने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की, लेकिन बदले में तुमने मुझ पर यकीन भी नहीं किया। लेकिन नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत मुझे इतना कमज़ोर कर देगी कि तुम्हारे सामने आते ही मैं सब भूल जाऊंगा। हाँ, मैं नहीं हूँ तुमसे नाराज़,
नफ़रत तो छोड़ो, तुमसे गुस्सा हो जाऊं तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया से नाता टूट गया मेरा। तुम्हें लगता है कि तुमने जो देखा वो सच है, लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि जो तुमने देखा वो सच है या फिर ये धड़कनें? बोलते हुए अर्जुन ने मन्नत का हाथ अपने सीने पर रख दिया। मन्नत का हाथ कांपने लगा। अर्जुन ने पूरी तरह से उसके हाथ को अपने हाथ में छुपा लिया। इस वक्त दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। मन्नत कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू तेज हो गए। वो नहीं झुठला सकती थी इस बात को कि अर्जुन की धड़कनें हद से ज़्यादा सच्ची हैं, जो महसूस कर सकती थी उसकी धड़कनों को। मन्नत के बहते हुए आंसू अर्जुन को शावर के पानी में भी साफ दिखाई दे रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और मन्नत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मन्नत अभी भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। अर्जुन उसके चेहरे पर झुका और बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। इस वक्त ने सिर्फ मन्नत के बल्कि अर्जुन की आंखें भी गहरी लाल हो रही थी, जो साफ बता रही थी कि रो तो वो भी रहा है, बस आंखों से आंसू बाहर आने की इजाज़त नहीं दे रहा। अर्जुन बड़े ही प्यार से मन्नत के माथे को चूम कर बोला, हैप्पी करवा चौथ जाना। मन्नत ने एक गहरी लंबी सांस ली। अर्जुन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अर्जुन ठाकुर ने कभी सफाई देना नहीं सीखा, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को सबूत देगा। मुझे मेरे बच्चों की कसम, अब तक तब तक तुम्हारे करीब नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारा ये शक नहीं दूर कर देता। बोलते हुए अर्जुन नीचे झुका और घुटनों के बल बैठकर बड़े ही प्यार से मन्नत के पेट को चूम लिया। चेहरा उठाकर अर्जुन मन्नत की तरफ देखते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। मन्नत ने झट से उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ ना शक होता है, ना सबूत की ज़रूरत। शक तुमने किया, अब सबूत मैं दूंगा। बोलकर वो मन्नत से अपना हाथ छुड़वा कर तेज कदमों के साथ वॉशरूम से बाहर चला गया। मन्नत वहीं पर खड़ी रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे हद से ज़्यादा पछतावा हो रहा था। फार्म हाउस में आरजू अभी भी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन अभी उसे इंजेक्शन लगाए काफ़ी वक्त हो चुका था, तो उसे किसी भी वक्त होश आने ही वाला था। तक्षक वहीं सामने सोफे पर बैठा था और उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके सामने लैपटॉप चल रहा था जिस पर वो अपना काम कर रहा था, और साथ ही साथ बार बार उसका ध्यान आरजू पर भी जा रहा था। तभी काम करते हुए ही उसने आरजू की तरफ देखा। आरजू हल्का हल्का कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल रही थी। अपनी आंखें पूरी तरह से खोलते हुए वो बेड पर उठकर बैठी और पूरे कमरे में घूमती हुई उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए तक्षक पर गई, तो एक पल के लिए वो उसे देखती रह गई। उसे कल रात भी सारी बातें याद आईं और आज का दिन और बाकी सब चीज़ें भी उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे थोड़ी बहुत वीकनेस भी फील हो रही थी। तक्षक अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। आरजू ने सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखा जहाँ पर 1 बज चुका था। वो तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही और आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? आज मेरा करवा चौथ का व्रत। चुप! तक्षक गुस्से से चिल्लाया, चुप! अगर एक लफ्ज़ भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जब से आई हो कुछ भी कर रही हो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं। अपना ये फालतू ड्रामा बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे इन ड्रामा में बिल्कुल नहीं फंसने वाला। और क्या साबित करना चाहती हो मेरे लिए ये व्रत करके कि बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे? देख चुका हूँ तुम्हारा प्यार 5 से 6 महीने पहले, अब और नहीं देखना चाहता। बंद करो ये सब और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अब तक मैं तुम्हें आराम से हैंडल कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा।
तक्षक गुस्से में अपनी बातें बोले जा रहा था और आरजू बस उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखों में नमी आ गई। उसकी आंखों में नमी देखकर गुस्से में जलता हुआ तक्षक भी एकदम से पिघलने लगा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और बोला, बस यही आता है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इन आंसुओं को हथियार बनाकर इस्तेमाल करोगी और मैं तुम्हें करने दूंगा? नहीं मिस राजपूत, अब तुम चाहे जितना मर्जी रो लो, मुझे तुम्हारी इन आंखों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ कुछ ही वक्त है तुम्हारे पास। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना इसके बाद तुम्हें सामना बदतमीज तक्षक सिंह शेखावत का करना पड़ेगा। बोलते हुए तक्षक का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। तेज कदमों के साथ तक्षक कमरे से बाहर चला गया और आरजू बस उसे जाते देखती रह गई। उसके जाने के बाद आंखों में बनी हुई नमी आंसू बनकर बहने लगी थी। तक्षक का गुस्सा उसे तकलीफ नहीं दे रहा था, लेकिन आज जो दिन था उस पर उसे तक्षक का गुस्सा सहना पड़ रहा है। तकलीफ उसे इस बात की थी, जब वो तक्षक के साथ थी उसने ना जाने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। इस जिंदगी का हर एक पल हसीन बनाने का सोचा था, लेकिन किस्मत ने उसे सब कुछ देकर भी उससे सब छीन लिया। और अब जब वो एक बार फिर से अपनी किस्मत से लड़ रही है तो सिवाय तकलीफ के उसे और कुछ नहीं मिल रहा। वहीं दूसरी तरफ राठौर मैंशन। एक खूबसूरत सा पेस्टल ग्रीन कलर का लहंगा पहने तारा अपने कमरे में इधर उधर घूम रही थी। बेड पर बैठा निर्भय एकटक उसे ही देख रहा था। 3 बज चुके थे और तकरीबन 15 मिनट से तारा यूं ही घूमे जा रही थी। वो बालकनी की तरफ आई और ऊपर आसमान में देखने लगी। वो आसमान में देखते हुए बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन चांद दिन में ही आ जाए सूर्य की जगह पर? तभी वहाँ निर्भय की आवाज़ आई, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना बबलगम, छोड़ दो ये व्रत और खाना खा लो। वैसे भी अभी 3 बजे हैं और पूरी शाम बाकी है। रात को भी पता नहीं चांद कितने बजे। वो बोलता बोलता ही रुक गया क्योंकि तारा उसे घूरने लगी थी। तारा उसकी तरफ पलट कर उसे घूरते हुए बोली, मुझे हिम्मत देने की बजाय आप मुझे डरा रहे हैं। निर्भय हंसा और बोला, नहीं बबलगम। बोलते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसकी कमर पर अपने हाथ रख लिए। तारा ने मुंह बनाया। इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वो कभी कभी ऐसे मेकअप किया करती थी, वरना हमेशा वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहती, लेकिन फिर भी वो बहुत खूबसूरत लगती। पर आज तो वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जलन के मारे चांद भी देरी से निकलने वाला था। उसके एक्सप्रेशन देखकर निर्भय ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, कहो तो तुम्हारा व्रत अभी खुलवा दूं? तारा ने झट से अपना चेहरा झुका लिया और अपने होठों पर अपना हाथ रखते हुए अपना सर ना में हिला दिया। निर्भय मुस्कुराया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसे अपनी गोद में उठाकर वो उसे रूम के अंदर बेड पर लेकर आया और उसे लिटाते हुए बोला, तुम कुछ देर सो जाओ बबलगम। अगर सो जाओगी तो टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाएगा, वरना तुम्हें यूं ही भूख लगती रहेगी और तुम्हें भूखा देखकर मुझे खुद चांद बनकर तुम्हारा व्रत तुड़वाना पड़ेगा। बोलते हुए उसका इशारा एक बार फिर से तारा के होठों पर था। तारा ने खुद से जल्दी से ब्लैंकेट लिया और उसे अपने होठों तक ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे देखते हुए निर्भय को हंसी आ रही थी। वो भी उसकी बगल में आया और उसके बालों को सहलाने लगा। तारा ने करवट ली और उसके कमर पर अपनी बाह लपेटते हुए अपनी आंखें अच्छे से बंद कर ली। ठाकुर मेंशन। अर्जुन ने वादा तो कर लिया था मन्नत से कि जब तक वो उसका शक दूर नहीं कर देता तब तक उसके करीब नहीं जाएगा, लेकिन वो उसे दूर भी नहीं रह सकता था, खासकर आज के दिन, क्योंकि आज उसे उसका व्रत खुलवाना था और खुद भी उसके हाथों से अपना व्रत खोलना था। अपने स्टडी रूम में बैठे वो कुछ सोच रहा था, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट को फ़ोन किया और जल्द से जल्द उसे एक काम करने को कहा। कुछ ही देर में उसका पर्सनल असिस्टेंट उसके सामने उसकी स्टडी रूम में ही था और उसके हाथों में एक फ़ाइल थी जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे।
अर्जुन उन डॉक्यूमेंट को देखते हुए मुस्कुराया और उसके पर्सनल असिस्टेंट ने उसे वो फाइल दी। अर्जुन का पर्सनल असिस्टेंट मयंक अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन सर इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपकी शादी तो। अभी वो बोल ही रहा था कि अर्जुन उसकी बात बीच में काट कर बोला, तुम्हें जितना काम कहा गया था तुमने उतना काम कर दिया मयंक, अब इससे आगे मैं खुद देख लूँगा। उसकी बात सुनकर मयंक भी कुछ कह नहीं पाया। हालांकि वो थोड़ा हैरान था, लेकिन अपने सवालों का जवाब लिए बिना ही वो स्टडी रूम से चला गया। अर्जुन उस फाइल को लेकर स्टडी रूम से बाहर आया और अलीशा के कमरे में आया, जहां पर वो रात के लिए तैयार हो रही थी। अर्जुन को देखकर अलीशा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूमी और बोली, मुझे पता था तुम आओगे, बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। बोलते हुए उसने खुद की तरफ ही देखा। उसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अर्जुन उसकी तरफ आया और उसे देखते हुए बोला, तुमने व्रत रखा है? अलीशा मुस्कुराई और बोली, तुम भी कैसी बात कर रहे हो अर्जुन, ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम पति हो मेरे तो व्रत तो रखूंगी ना। अर्जुन एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि हमारी शादी का कोई मतलब नहीं, और अब तो मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाला हूँ। डिवोर्स की बात सुनते हुए अलीशा की आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल अलीशा की तरफ की। अलीशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस फाइल की तरफ देख रही थी। अर्जुन उस फाइल और अलीशा को देखते हुए बोला, इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, क्योंकि हम दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स ले रहे हैं, तो बस कुछ ही दिनों में हमारा डिवोर्स हो जाएगा और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अलीशा हैरानी से बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अर्जुन मैं बीवी हूँ तुम्हारी, हम दोनों की शादी हुई है। अर्जुन उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना अलीशा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर पाऊँगा, और अब तो मन्नत भी वापस आ गई है और कहीं ना कहीं आज भी मैं मन्नत से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता है मुझे और मन्नत को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए अलीशा को हद दर्जे का गुस्सा आ रहा था। उसकी मुट्ठियाँ कस रही थी। अर्जुन उसके हाव भाव अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। वो एक बार फिर से बोला, प्लीज़ साइन कर दो, मुझे आज ये फाइल लॉयर के पास भेजनी है। बोलते हुए अर्जुन ने पेन भी उसकी तरफ बढ़ाया। अलीशा ने अर्जुन के हाथों से वो फाइल ली और उसे खोलकर देखने लगी। उसने वो फाइल टेबल पर रखी और उस पर साइन करने लगी, लेकिन उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। जैसे ही उसने साइन किया और वहाँ से उठने लगी, अचानक उसका हाथ साथ ही पड़े पानी के जग पर लगा और पूरा पानी उस फाइल पर गिर गया। अर्जुन के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। अलीशा ने जैसे ही उसे देखा, अर्जुन हैरानी से अलीशा को देखते हुए बोला, ये क्या हो गया? अलीशा ने मायूस सा चेहरा बनाया और बोली, सॉरी अर्जुन, वो मुझे पता नहीं चला। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं पेपर्स दोबारा बनवा लूँगा, सिर्फ कुछ ही वक्त तो लगेगा। अलीशा ने कुछ नहीं कहा, बस फीका सा मुस्कुरा दी। अर्जुन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अलीशा ने बहुत ज़्यादा कसकर अपनी मुट्ठियाँ बांधी और गुस्से से बोली, मन्नत मन्नत मन्नत, कितनी बार इस लड़की को अर्जुन की ज़िंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर ली, लेकिन ये मनहूस फिर से वापस आ जाती है। लेकिन अब नहीं, अब इसे ख़त्म होना पड़ेगा, इससे पहले कि अर्जुन मुझसे एक बार फिर से डिवोर्स पेपर पर साइन करवाए। उस मन्नत को न सिर्फ अर्जुन बल्कि इस दुनिया से भी जाना होगा, और आज ही जाना होगा। बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। फार्म हाउस में तकरीबन 7 बज चुके थे। भले ही तक्षक आरजू को वहाँ से जाने के लिए बोल चुका था, लेकिन आरजू वहाँ से कहीं नहीं गई, बल्कि कल तारा ने उसके लिए जो ड्रेस और ज्वेलरी दी थी वो सब पहनकर वो तैयार हो रही थी। तक्षक कमरे में आया और आते ही दरवाजे पर उसके कदम रुक गए। उसकी नज़र सामने मिरर के सामने खड़ी आरजू पर गई। पेस्टल पिंक कलर का लहंगा पहने और साथ में डायमंड ज्वेलरी, खुले लंबे बाल जो नीचे से हल्के हल्के कर्ली किए हुए थे। आरजू
हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए तक्षक की धड़कन वहीं रुक गई। आरजू ने मिरर में से उसकी तरफ देखा और उसकी नज़र भी तक्षक पर ही रुक गई। तक्षक इस वक्त शर्टलेस था। उसके वो बाइसेप्स और एब्स, साथ में वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा आग लगाने के लिए काफ़ी था। तक्षक का फ़ोन बजा तो वो होश में आया। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और बात करते हुए वापस बाहर चला गया। आरजू ने पीछे पलटकर उसे जाते हुए देखा। उसे तक्षक से बात करनी थी, इसलिए उसके पीछे पीछे बाहर जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके सर में एकदम से दर्द उठा और उसे चक्कर आने लगे। लेकिन जल्दी ही उसने वॉल का सहारा लेते हुए खुद को संभाला। उसी वक्त तक्षक फिर से वापस रूम में आया और एक बार फिर से उसकी नज़र आरजू पर गई। आरजू को देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आरजू पर वैसे नहीं आ रहा था, जितना ये सोच सोच कर आ रहा था कि उसने कल से कुछ नहीं खाया और आज उसने तक्षक के मना करने के बावजूद भी व्रत रख लिया। वो जानता था कि आरजू से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हद से ज़्यादा कमज़ोरी होने की वजह से एक वक्त का खाना मिस होने पर भी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐसे में उसका गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज़ था। वो तेज़ कदमों के साथ आरजू के पास आया और बोला, जब खुद को संभाल नहीं पाती हो तो ये सब करना ज़रूरी है क्या? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे ये ड्रामा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, तो क्यों कर रही हो ये सब? जाओ और जाकर चुपचाप खाना खा लो और उसके बाद चली जाओ यहाँ से। आरजू हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ना मैं यहाँ से जाऊँगी, और जब तक आपके हाथों से मेरा व्रत नहीं खुल जाता तब तक मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं। तक्षक एटीट्यूड से बोला, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारे इस ड्रामा में शामिल होने वाला हूँ? नेवर मिस आरजू, तुम्हें जो करना है करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बोलकर तक्षक क्लोजेट की तरफ चला गया और वहाँ से अपने कपड़े निकालने लगा। आरजू बस चुपचाप उसे देखती रही। कुछ ही देर में तक्षक रेडी हुआ और रूम से बाहर जाने लगा। आरजू उसे देखते हुए बोली, आप कहीं जा रहे हैं क्या? तक्षक ने उसकी तरफ घूम कर देखा और बोला, क्यों, अगर मुझे कहीं जाना है तो मुझे तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? आरजू धीमे से बोली, नहीं, लेकिन अभी कुछ देर में चांद निकलने। तक्षक उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, चांद हर रोज़ निकलता है और हर रोज़ की तरह आज का दिन भी मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हें जिसका इंतज़ार है करो, बस मेरा इंतज़ार मत करना। बोलकर तक्षक वहाँ से चला गया। आरजू तेज कदमों के साथ उसके पीछे पीछे आई, लेकिन तक्षक गाड़ी में बैठा और देखते ही देखते उसकी गाड़ी फार्म हाउस से बाहर चली गई। आरजू ने वक्त देखा तो 8 बजने वाले थे। चांद किसी भी वक्त निकलने ही वाला था, लेकिन उसका चांद तो शायद उसका और भी इम्तिहान लेने वाला था। वो चुपचाप वापस अंदर आ गई। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन अति टेरेस पर खड़ी चांद का इंतज़ार कर रही थी और कुछ दूरी पर झूले पर बैठा जश्न अपने चांद को निहार रहा था। अति उसकी नज़र खुद पर महसूस कर सकती थी। ब्लू कलर का लहंगा पहने वो अपनी कमर पर अपना हाथ रखे हुए उसके सामने आई और बोली, आप मुझे देखना बंद करके चांद को देखने में मेरी मदद करेंगे? मैं कब से देख रही हूँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अति ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दीं। आज सिर्फ अति का ही नहीं बल्कि जसन का भी व्रत था। जसन को इन सब में बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन जब से उसकी ज़िंदगी में अति आई थी तब से तो उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। उसकी कमर को अपने हाथों में लपेटते हुए वो अति के चेहरे की तरफ देखकर बोला, मैं क्यों किसी और चांद को देखूं? मेरा चांद मेरी बाहों में है तो भाड़ में जाए सारी कायनात। अति की आंखें बड़ी हो गई। उसने जल्दी से जसन के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर चांद आपकी बातों से नाराज़ हो गया तो मैं तो भूखी ही रह जाऊंगी ना। जसन ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला,
तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूखी रहने दूंगा? पहले तुम्हें खाऊंगा और फिर तुम्हारी भूख भी शांत करूंगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। अति की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। उसने जसन के सीने पर हल्का सा मारा और बोली, आपकी ना ये बातें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। प्लीज़ कुछ कीजिए ना, जिससे मेरा इंतज़ार ख़त्म हो जाए। जसन मुस्कुराया। उसकी नज़र सामने आसमान पर गई तो उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि सामने चांद निकल चुका था। वो अति की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। अति हैरानी से उसे देखने लगी। जसन मुस्कुराया और बोला, अब तुम चाहती हो ना कि चांद निकल जाए और तुम्हारा व्रत खुल जाए, तो बस अपनी आंखें बंद करो। अति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। जसन ने सामने टेबल पर देखा जहां व्रत खोलने का सारा सामान रखा था। उसने छलनी उठाई और उसे अपने और अति के चेहरे के बिल्कुल सामने लेकर आया। अति अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, आप क्या कर रहे हैं जसन जी? अभी वो बोल ही रही थी कि जसन उसके चेहरे पर झुका और बेहद धीमे से बोला, अपनी आंखें खोलो बेबी डॉल। उसकी आवाज़ सुनकर अति ने अपनी आंखें खोली। जसन की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। जसन बड़े ही प्यार से बोला, सामने देखो। उसकी बात सुन अब अति ने अपना चेहरा हल्का सा सामने की तरफ घुमाया तो उसकी नज़र आसमान में निकले हुए चांद पर गई, जो कि छलनी में से दिखाई दे रहा था और छलनी में ही दिया भी रखा हुआ था। चांद को देखते हुए अति मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट देखकर जसन मुस्कुरा रहा था। अति अपना चांद देख रही थी तो जसन अपना चांद देख रहा था। अति ने वापस अपना चेहरा जसन की तरफ घुमाया और जसन ने वो छलनी भी उसके चेहरे के साथ साथ घुमाई, जिससे अब दोनों एक दूसरे को छलनी में से देख रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट दोनों थी। जसन ने उस छलनी को नीचे रखा और अति की तरफ देखने लगा। अति जसन की तरफ देखते हुए बोली, पानी। जसन शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, व्रत खोलने के लिए पानी की ज़रूरत होती है क्या? अति ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झुका ली। जसन ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। अति के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। वो भी जसन के होठों को पानी समझकर किसी प्यासी की तरह ही पी रही थी। राठौर मैंशन। तारा सोकर उठ चुकी थी और उठने के बाद न जाने कितनी बार बालकनी में चली गई थी और कितनी ही बार आरती जी से पूछ चुकी थी कि चांद कब आएगा। अब वो निर्भय से तो बिल्कुल भी नहीं पूछ रही थी, क्योंकि अगर एक बार भी वो निर्भय से चांद के बारे में पूछने जाती तो निर्भय वहीं पर उसे पकड़कर उसका व्रत खोल देता। वो आरती जी के पास आई तो आरती जी गार्डन में थी। तारा आरती जी की तरफ देखते हुए बोली, अब और कितना वक्त लगेगा मॉम चांद आने में? आरती जी मुस्कुराई और सामने आसमान की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है गार्डन में से चांद साफ दिखाई नहीं देगा। जाओ तुम जाकर टेरेस पर देख कर आओ। उनकी बात सुनते हुए तारा को हैरानी हो रही थी। इतना बड़ा गार्डन और फिर भी चांद दिखाई ना दे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन भूख के मारे उनकी जान निकली जा रही थी, इसलिए वो चुपचाप उनकी बात पर हाँ में सर हिलाकर मेंशन के अंदर आई और टेरेस के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसे जाते हुए देख आरती जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। निर्भय का मैसेज उनके फ़ोन पर फ्लैश हुआ, जिसमें थैंक यू मॉम लिखा हुआ था। आरती जी की आंखें नम हो गईं। उन्हें अब सही मायनों में अपना बेटा और बहू दोनों वापस मिल चुके थे। तारा ऊपर टेरेस पे आई और टेरेस पर बहुत कम रोशनी थी, जबकि उनके टेरेस पर प्रॉपर लाइट्स लगी हुई थी। तारा ने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सच में चांद निकल चुका था। वो चांद को देखते हुए बोली, थैंक गॉड तुम आ गए। मुझे तो लगा तुम आना ही भूल गए। मैं जल्दी से नीचे जाती हूँ। बोलते हुए वो वापस घूमी और सीढ़ियों की तरफ जाने लगी
कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। तारा की सांस हलक में अटक गई। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ गईं, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसको छूने वाला हाथ निर्भय का है तो उसकी जान में जान आई। वो निर्भय के सीने से लगकर खड़ी थी और अचानक से ही पूरा टेरेस लाइट से जगमगाने लगा था। तारा के होठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। निर्भय उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा चांद आसमान में आया तो तुम्हारी जान में जान आई, लेकिन मेरा चांद तो सुबह से ही मेरी जान निकाल रहा है। अब थोड़ी सी मेहरबानी मुझ पर भी कर दो। तारा, जो बहुत कम शर्माती थी, फिलहाल उसे भी शर्म आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, आप पर मेहरबानी होगी, लेकिन पहले मैं अपना व्रत खोल लूँ। बोलते हुए वो हल्की सी मायूस हो गई, क्योंकि व्रत खोलने का सामान तो वो टेरेस पर लेकर ही नहीं आई थी। वो निर्भय से बोली, प्लीज़ आप एक सर्वेंट को बोलकर सारा सामान। अभी वो बोल ही रही थी कि निर्भय ने सामने टेबल की तरफ देखा तो वहाँ पर व्रत खोलने के सामान से लेकर डिनर तक लगा हुआ था। उसका पूरा चेहरा एक बार फिर से खिल गया। निर्भय उसका हाथ पकड़कर उसे टेबल के पास लेकर आया और तारा ने मुस्कुराते हुए आरती की थाली उठाई और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से पहले चांद की तरफ देखा और फिर छलनी में से निर्भय को। तारा कांप रही थी। कितने सारे ख्वाब थे जो इतनी मुश्किलों से अब पूरे हो रहे थे। निर्भय को देखते हुए उसकी आंखों ने न जाने क्यों नमी सी छा गई। हमेशा बिंदास और शरारती सी तारा आज थोड़ा इमोशनल हो गई थी। वो निर्भय को देखने के बाद छलनी वापस टेबल पर रखने लगी, लेकिन निर्भय ने उसका हाथ पकड़ा और छलनी के थोड़ा सा करीब हुआ। अब छलनी के अंदर से उसकी नज़रें तारा पर गहरी हो रही थी। तारा सिहरने लगी। छलनी के अंदर जो दिया जल रहा था, उसकी लौ की वजह से एक दूसरे को देखते हुए निर्भय और तारा दोनों की ही आंखों की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे निर्भय ने उस छलनी को नीचे किया और पानी का गिलास टेबल से उठाया। वो तारा के होठों से वो गिलास लगाने लगा, लेकिन तारा ने अपना सर ना में हिला दिया। निर्भय ने हैरानी से उसे देखा। तारा मुस्कुराते हुए बिल्कुल उसके सीने से लग गई और अपना चेहरा उसकी तरफ उठाकर बेहद प्यार से बोली, सुबह से आप मेरा व्रत खुलवाना चाहते थे ना, तो अब बस मुझे वो पिलाइए जो मेरे लिए मेरी मोहब्बत का जाम है। बोलकर उसने निर्भय के होठों की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। निर्भय ने बड़े प्यार से उसके माथे पर आए हुए बालों को उसके चेहरे से पीछे किया और पहले उसके माथे को चूमा और फिर पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। धीरे धीरे उसके हाथ तारा के चेहरे से अलग होकर नीचे की तरफ आए और उन दोनों के हाथ आपस में उलझने लगे। तारा की सांसें तेज़ी से गहरी होने लगी, लेकिन शायद अब इन सांसों का शोर इतनी आसानी से नहीं थमने वाला था। सिर्फ करवा चौथ का व्रत ही नहीं, आज एक और इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। तारा की बात सुनकर अब निर्भय खुद को कैसे ही रोकता। वो और तारा दोनों ही एक दूसरे को बेहद शिद्दत से चूम रहे थे। उनके हाथ आपस में उलझे हुए थे और साथ ही साथ सांस भी जो बेहद गहरी हो चुकी थी। कुछ देर बाद निर्भय ने उसके होठों को अपने होठों से अलग किया, लेकिन उसके हाथों को नहीं छोड़ा। तारा सुबह से ही हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए भी उस पर से अपनी नज़रें हटाना निर्भय के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो उसके चेहरे पर वो रंगत छाई थी जिस पर निर्भय का कत्लेआम हो रहा था। वो तारा की तरफ देखते हुए बोला, भूख लग रही है ना? तारा उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोली, बहुत ज़्यादा। निर्भय ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या खाओगी? तारा भी शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको। निर्भय ने उसके हाथ को पकड़े हुए ही उसका हाथ मरोड़ा और उसकी कमर पर लगाकर उसे अपने करीब खींच लिया। तारा की सांसें और भी ज़्यादा गहरी होने लगी। निर्भय उसके चेहरे पर झुककर बोला, पहले खाना नहीं खाना। बोलते हुए उसकी गर्म सांसें
तारा के चेहरे को छू रही थी। तारा ने अपना दूसरा हाथ उसके गाल पर रखा और बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, अगर आप खाने को मिल जाए तो किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं। निर्भय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। उसकी तारा का उसके लिए पैशन ही तो उसे तारा के लिए और भी ज़्यादा पागल करता था। उसने एक झटके में तारा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर टेबल पर आया, लेकिन उसने तारा को अलग से चेयर पर नहीं बिठाया, बल्कि खुद चेयर पर बैठा और तारा को अपनी गोद में इस तरह से बिठाया कि तारा के पैर उसकी कमर पर लिपटे हुए थे और उसके हाथ निर्भय की गर्दन पर थे। निर्भय ने अपना चेहरा उसके सीने से लगाया। तारा गहरी सांस लेते हुए बोली, क्यों जान निकाल रहे हैं आप मेरी? पहले ही आपके लिए पागल हूँ, और पागल हुई तो आप संभाल नहीं पाएंगे। निर्भय उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोला, आज पागलपन की हद तक जाना है। तारा उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोली, पागलपन की हदें टूट जाएंगी। निर्भय ने हैरानी से उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, आज हदें ही तो तोड़नी हैं। तारा शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको तो मैं खा जाऊंगी। बोलते हुए उसने अपने होठों पर अपनी जीभ चलाई। निर्भय ने उसकी पीठ पर अपना हाथ कसा और बोला, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें ही खा जाऊं। तारा उसकी गर्दन पर उंगलियां चलाते हुए बोली, तो खा जाइए ना, मैं तो कब से बेताब हूँ। निर्भय ने अपनी सेडक्टिव नज़रों से उसे देखा। उसकी नज़रें न सिर्फ तारा के चेहरे पर बल्कि उसकी गर्दन पर और भी बहुत सारी जगह पर घूम रही थी। तारा मचलने लगी। उसे शर्म आ रही थी। निर्भय ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया तो तारा ने झट से अपना चेहरा नीचे झुका लिया। निर्भय ने मुस्कुराते हुए सामने टेबल से कुछ चॉकलेट्स उठाई और तारा को खिलाने लगा। तारा को चॉकलेट्स हद से ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उसका व्रत खुलवाने के लिए निर्भय ने चॉकलेट ही मंगवाई थी। पर उसे क्या पता था कि चॉकलेट से ज़्यादा तारा को उसके होठों को टेस्ट करना था। धीरे धीरे उसने तारा को न सिर्फ चॉकलेट बल्कि थोड़ा सा पास्ता, थोड़ी फ्रूट सैलेड और थोड़ा जूस भी पिलाया। जैसे ही जूस खत्म हुआ, निर्भय ने तारा को अपनी गोद में उठा लिया। तारा को लगा शायद वो उसे नीचे उनके रूम में लेकर जाएगा, लेकिन निर्भय सामने की तरफ उसे लेकर जाने लगा तो तारा को थोड़ी हैरानी हुई। अभी वो कुछ बोली भी नहीं थी कि सामने एकदम से रोशनी हुई जो कि वाइट और रेड कलर की थी, क्योंकि वहाँ नीचे ज़मीन पर वाइट कलर के गद्दे बिछाए हुए थे और उन्हें वाइट कलर के ही पर्दों से कवर किया गया था। पूरे पर्दे पर वाइट कलर और रेड कलर की लाइट लगी हुई थी। नीचे गद्दे पर रेड रोजेस की पत्तियां बिछी हुई थी। तारा की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से निर्भय को देखा और निर्भय मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी वेडिंग नाइट बबलगम। तारा की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा शायद आज भी निर्भय खुद को रोक लेगा, वो बस उससे मजाक कर रहा है। लेकिन अब उसे कन्फर्म हो रहा था कि निर्भय जो बोल रहा था वो सच था। मतलब आज निर्भय और तारा दोनों एक होने वाले हैं। उसके होठों पर जो मुस्कुराहट बिखर रही थी, उस मुस्कुराहट को देखने के लिए तो निर्भय भी कब से बेकरार था। वो उसे लेकर पर्दों से होता हुआ गद्दे पर आया और उसे नीचे लिटाते हुए खुद भी उसके ऊपर झुकने लगा। तारा धीमे से बोली, डैडी क्या आज हम सच में? उसके बाद पूरी होती उससे पहले ही निर्भय ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, मुझे रोकोगी भी तो मैं नहीं रुकने वाला बबलगम। बोलकर उसने तारा के होठों से अपनी उंगली हटा दी और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तारा ने गहरी लंबी सांस ली जो निर्भय के होठों में ही दबकर रह गई। निर्भय ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा। ब्लाउज़ और लहंगे के बीच में उसका हाथ पूरी तरह से तारा के पेट को कवर कर रहा था। तारा का एकदम नाजुक सा पेट निर्भय के हाथ को खुद पर महसूस कर हिलोरे से ले रहा था। निर्भय अपनी उंगलियां उसकी कमर पर कसते हुए
उसके होठों पर और भी ज़्यादा शिद्दत से कहर बरसाने लगा था। तारा ने अपना एक हाथ उसके सिर पर और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर रखा। उसकी उंगलियां निर्भय के बालों में उलझी हुई थी। निर्भय ने उसका हाथ अपने सर से हटाया और अपने कमर पर रखे हुए उसके हाथ को भी हटाकर उसके दोनों हाथों में अपनी उंगलियां उलझाईं और थोड़ा सा ऊपर उठा। तारा लंबी लंबी सांसें लेते हुई उसके नीचे थी। निर्भय ने एक गहरी नज़र पहले उसके चेहरे पर डाली और फिर नीचे की तरफ भी। तारा और ज़्यादा मचल उठी। वो ना पलट पा रही थी और ना ही निर्भय की वो नज़र खुद पर बर्दाश्त कर पा रही थी। निर्भय के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो तारा की गर्दन पर झुककर उसकी वो बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ाने लगा। ऊपर पूर्णिमा का चांद अपना पूरा रूप ले चुका था और नीचे तारा और निर्भय दोनों का रिश्ता पूरा हो रहा था। तारा की आहें वहाँ पर गूंज रही थी और निर्भय की सांसें उसकी उन दर्द और सुकून से भरी आवाज़ों में घुल रही थी। तारा की आंखों में जब आंसू आए तो निर्भय ने खुद को रोक लिया, लेकिन जब तारा तड़प कर बोली, आई वांट यू माई डैडी, तो निर्भय ने उसके माथे को चूमा और हर बंदिश को तोड़ दिया। उसके हाथ तारा के हाथों में कसते जा रहे थे और तारा के चेहरे पर कभी दर्द तो कभी सुकून दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे दर्द की कोई जगह नहीं बच गई थी, बस वहाँ थी तो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत। न सिर्फ निर्भय बल्कि तारा भी अब निर्भय पर अपनी मोहब्बत की बारिश कर रही थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से उलझे हुए थे। ठाकुर पेंशन। अलीशा हॉल में खड़ी थी और इधर उधर टहल रही थी। उसने सोच लिया था कि उसे करना क्या है। अब बस उसे सिर्फ एक मौके की तलाश थी। अर्जुन के डर से अब वो मन्नत को अपनी मर्ज़ी करते हुए नहीं देख सकती। कुछ ही दिनों में मन्नत ने अर्जुन को पूरी तरह से काबू में कर लिया था। अब इससे ज़्यादा कि मन्नत उसे ही इस घर से बाहर निकाल दे। अलीशा को उसे इस दुनिया से ही बाहर निकालना था। कुछ सोचते हुए उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। वो किचन में आई। इस वक्त किचन में सिर्फ एक ही सर्वेंट मौजूद था। वो सर्वेंट को देखते हुए बोली, जाओ तुम जाकर मन्नत को पूछ कर आओ, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे लगता है उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो सर्वेंट अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में वो सर्वेंट वापस आई और अलीशा की तरफ देखते हुए बोली, मन्नत मैडम ने कुछ भी खाने से मना कर दिया। वो कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है और मन्नत मैडम ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अलीशा मुस्कुराई और बोली, ऐसे कैसे भूख नहीं है? वो माँ बनने वाली है तो उसका खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है। बोलते हुए वो सामने फ्रिज की तरफ गई। उसने फ्रिज में से जूस का बॉक्स निकाला और एक गिलास में जूस डालने लगी। वो जूस की तरफ देखते हुए बोली, अब मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। जैसे आज तक अर्जुन को पता नहीं चला कि तुम दोनों को दूर करने के पीछे मेरा हाथ है, वो ये भी नहीं पता लगा पाएगा कि आखिर तुम मरी कैसे। बोलते हुए उसने ट्रे को अपने हाथ में उठा लिया। वो सर्वेंट अलीशा से वो ट्रे लेने के लिए आगे आई, लेकिन अलीशा ने अपना सर ना में हिलाया और उस ट्रे को लेकर मन्नत के कमरे में चली गई। अलीशा बिना दरवाज़ा नॉक किए ही अंदर आई और जाकर मन्नत के सामने खड़ी हो गई। मन्नत बेड पर बैठी अपने फ़ोन पर बच्चों की कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर रही थी। उसने नज़रें उठाकर अलीशा की तरफ देखा। उसके हाथों में जूस देखकर वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो खुद से ले लूँगी। अलीशा एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, तुमने अर्जुन के लिए व्रत रखा है? मन्नत जो दोबारा अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी थी, उसने बिना अलीशा की तरफ देखे ही कहा, मुझे किसी के लिए व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलीशा तुरंत से बोली, तो फिर पियो ये जूस और साबित करो कि तुमने अर्जुन के लिए व्रत नहीं रखा। मन्नत ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली,
मुझे किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना तुमसे, मुझे जूस नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तुम जा सकती हो यहाँ से। अलीशा गुस्से से बोली, ये घर मेरा है, तुम कोई नहीं हो मुझसे ऐसे बोलने वाली कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मन्नत को भी गुस्सा आने लगा था, जो कि अब उसकी कमज़ोरी भी थी और ताकत भी, कि वो अपने गुस्से को छिपा नहीं पाती थी। वो भी अलीशा से गुस्से में बोली, होगा ये बेशक से तुम्हारा घर, लेकिन ये कमरा मेरा है, और भूलो मत कि अर्जुन मुझे खुद यहाँ पर लेकर आया है। आज भी मेरा इस घर पर उतना ही हक है जितना पहले था। चाहूँ तो तुम्हें भी इस घर से निकाल सकती हूँ। उसकी बात सुनते हुए आलिशा की आंखें बड़ी हो गई। उसने ट्रे को नीचे रखा और मन्नत की तरफ देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम मुझे इस घर से बाहर निकाल सकती हो? लगता है भूल गई हो कि पहले किस तरह से तुम अर्जुन की ज़िंदगी से गई थी। वो मैं थी जिसे अर्जुन प्यार करता है, और ना सिर्फ अर्जुन पर बल्कि उसकी हर एक चीज़ पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। मन्नत को एक बार फिर से वही दिन याद आने लगे थे जब उसने अलीशा को अर्जुन के साथ देखा था और उसका दिल बैठने लगा था। लेकिन फिर उसे आज सुबह की कही हुई अर्जुन की बातें याद आईं। पल भर में ही उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगे और वो अलीशा से गुस्से में बोली, अच्छा, अगर अर्जुन तुमसे प्यार करते हैं तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? अगर वो मुझसे कहते तो मैं उनकी ज़िंदगी से चली जाती, लेकिन आज तक उन्होंने कभी मुझे खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहा। हमेशा यही कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो तुम उनका प्यार कैसे हो गई? उसकी बातें सुनकर अब अलीशा अपना आपा खोने लगी थी। वो दांत पीसते हुए बोली, मतलब अब तुम अर्जुन की ज़िंदगी से नहीं जाओगी? अलीशा की बात सुनते हुए मन्नत की धड़कन बढ़ने लगी। वो अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, चुपचाप मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। अलीशा उसकी तरफ घूमी और बोली, पहले मुझे मेरी बात का जवाब दो, क्या तुम अब अर्जुन की ज़िंदगी से नहीं जाओगी? मन्नत ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और थोड़ा चिल्ला कर बोली, मैंने कहा ना तुमसे, जाओ मेरे कमरे से बाहर। उसके गुस्से से बोलना और अलीशा को कमरे से बाहर जाने के लिए कहना अलीशा के गुस्से की सारी हदें तोड़ रहा था। एक तरफ अर्जुन का डिवोर्स मांगना और दूसरी तरफ मन्नत का अर्जुन की ज़िंदगी से ना जाना उसे पागल कर रहा था। वो तेज़ी से मन्नत की तरफ आई और उसने मन्नत के बालों को अपनी मुट्ठी में कस लिया। वो गुस्से से चीखते हुए बोली, क्या कहा तुमने कि तुम मेरी अर्जुन की ज़िंदगी से नहीं जाओगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? अर्जुन सिर्फ मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। पहले भी एक बार मैंने तुम्हें उसकी ज़िंदगी से बाहर निकाला था और अब भी मैं तुम्हें उसकी ज़िंदगी से बाहर निकालूंगी। उसके बाद अर्जुन सिर्फ मेरा होगा। मन्नत को अपने बोलों में हद से ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था तो दूसरा हाथ आलिशा के हाथ पर वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो दर्द से रोते हुए बोली, अर्जुन तुमसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मुझसे मोहब्बत करते रहेंगे। आलिशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। वो एकदम राक्षस की तरह नज़र आ रही थी। वो गुस्से से मन्नत को देखते हुए बोली, अच्छा, बड़ा यकीन है तुम्हें तुम्हारे अर्जुन पर। तब कहाँ था ये यकीन जब मैंने अर्जुन को अपने जाल में फंसाया था, उसे बेहोश करके अपने साथ सुलाया था ताकि तुम्हारे सामने प्रूफ कर सकूं कि अर्जुन और मेरे नाजायज़ संबंध हैं। तब भी तो तुम उसकी ज़िंदगी से चली गई थी ना, और अब मैं तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। ना रहेंगे ये बच्चे और तुम, और ना ही रहेंगी मेरे और अर्जुन के बीच कोई दूरियां। बोलते हुए आलिशा गुस्से से कांप रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर मन्नत की आंखें बड़ी हो चुकी थी।